हेलो डियर, आज आपकी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर राकेश वर्मा। आज की क्लास में इनकम टैक्स के लिए इनकम टैक्स डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर। इनकम टैक्स देखो एग्जैक्टली जो टैक्स इंसिडेंस है ना, ये एसएससी के रेजिडेंशियल स्टेटस पर डिपेंड करता है कि एसएससी का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या कहता है। नॉट अकॉर्डिंग टू अस, not according to you, but my dear, residential status determined on the basis of provisions given section 6(1) and provisions given section 6 subsection 6 clause A of income tax act. So dear, देखो इनकम टैक्स एक्ट कहता है बहुत साफ शब्दों में, सेक्शन 5 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि क्या की भाई, क्या कहता है भाई। इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 5 कहता है कि जो आपका रेजिडेंशियल पोजीशन है ये आपका हर साल बदल सकता है। आप इंडिया के सिटीजन होते हुए भी आप किसी वर्ष इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग यदि आप इनकम टैक्स के कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते हो तो आप किसी साल आप रेसिडेंट हो सकते हो टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन आप एक नागरिक होते हुए भी आप इंडिया के टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग नॉट रेसिडेंट भी हो सकते हो। यानी कि नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप कहीं से भी वैल्यू नहीं करती। टैक्स इंसिडेंस के मामले में आप रेसिडेंट हो भी सकते हैं, आप रेसिडेंट नहीं भी हो सकते हैं। ये टैक्स एक्ट कहता है सेक्शन 5। यानी सेक्शन 5 ऑफ आईटी एक्ट 1961 ये कहता है कि सिटीजनशिप एंड रेसिडेंशियल पोजीशन दोनों डिफर होता है। सिटीजनशिप एंड रेजिडेंशियल पोजीशन कोई जरूरी नहीं कि आप सिटीजन हैं इंडिया के तो टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग आप रेसिडेंट हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप एक विदेशी हैं और टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग रेसिडेंट हो सकते हैं। यानी कि साफ साफ मतलब है माय डियर कि यदि आपने इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया है, आगे चल के उसको डिटेल किया जाएगा, लेकिन साफ साफ मतलब है सेक्शन 5 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट आपसे कहता है कि यदि आपने इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया है तो एक सिटीजन इंडिया का होते हुए भी आप जो है नॉन रेसिडेंट भी हो सकते हैं। और एक विदेशी रहते हुए भी यानी कि एक यदि आप आउटसाइड इंडिया यानी कि आप इंडिया मूल के नहीं हैं, इंडिया में पैदा नहीं हुए, आप आउटसाइड इंडिया के हैं, एक विदेशी हैं, तो टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग आप रेसिडेंट हो सकते हैं। यानी कि सिटीजनशिप कहीं भी मेंटेन नहीं करता रेसिडेंशियल पोजीशन को। यानी रेसिडेंशियल पोजीशन इनकम टैक्स एक्ट खुद डिसाइड करता है कि कैसे आप किसी देश के नहीं, इंडिया के कैसे आप इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो सेक्शन आप दिए हुए हैं उस सेक्शन को जो कंडीशंस हैं उस कंडीशंस को फॉलो करते हुए माय डियर आप इंडिया के रेसिडेंट हो सकते हैं, आप इंडिया के नॉन रेसिडेंट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स, नॉट अकॉर्डिंग टू मी एंड नॉट अकॉर्डिंग टू यू। तो यानी कि सिटीजनशिप और रेसिडेंशियल पोजीशन ये बिल्कुल डिफर चीज है अकॉर्डिंग टू टैक्स एक्ट। आपके पास इंडिया का सिटीजनशिप है, आप यहाँ के नागरिक हैं, लेकिन आप इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग यहाँ के नॉन रेसिडेंट भी हो सकते हैं यदि उसके किसके इनकम टैक्स के कंडीशंस को फॉलो नहीं किया है तो। इसका मतलब है माय डियर इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को सिंपली स्टडी करना है कि कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जिनको फॉलो करने के बाद हम रेसिडेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट होंगे और किनको फॉलो नहीं करेंगे तो नॉन रेसिडेंट हो जाएंगे। दैट इज क्लियर। इस चैप्टर के अंदर बिल्कुल हम लोग ये देखने वाले हैं
कि एक सिटीजन, इंडिया का सिटीजन होते हुए, भारतीय नागरिकता होते हुए भी वो टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग नॉन रेसिडेंट हो जाता है। यानी कि जो सिटीजनशिप होती है ये नो चेंज, बहुत रेयर केसेस में सिटीजनशिप चेंज होती है जब आप इंडिया छोड़ के कहीं बाहर चले जाएं, और कभी ना इंडिया में आपको उस देश की नागरिकता मिल जाए तो इंडियन कानून क्या कहता है कि आपको नागरिकता से निष्कासित किया जाता है, या क्या कहता है, यानी कि नागरिकता आपकी बिल्कुल अमूमन चेंज नहीं होती, लेकिन जो रेसिडेंशियल पोजीशन है ना ये चेंज होता रहता है। यदि आपने इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया है तो ये सिटीजनशिप आपका, सिटीजनशिप के अकॉर्डिंग आप कोई टैक्स एक्ट के दायरे में यदि आप नहीं आते हो, तो रेसिडेंशियल पोजीशन को फॉलो नहीं करते हो, तो आप नॉन रेसिडेंट भी हो सकते हैं माय डियर, नॉन रेसिडेंट भी हो सकते हैं। तो यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को बिल्कुल टैक्स एक्ट के जितने भी सेक्शन हैं और टैक्स एक्ट के जो प्रोविजंस हैं और किस कंडीशन में कोई एसएसी यहाँ का रेसिडेंट हो सकता है, किस कंडीशन में कोई एसएसी का मतलब मैंने लास्ट क्लासेस में आपको बताया हुआ है, यानी कब कोई सिटीजन इंडिया का टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग नॉन रेसिडेंट हो जाता है, इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये स्टडी करने वाले हैं माय डियर। तो आपने सेक्शन 5 को स्टडी किया, सेक्शन 5 सीधे बोलता है कि सिटीजनशिप और रेसिडेंशियल पोजीशन अकॉर्डिंग टू टैक्स एक्ट बोथ आर डिफर, यानी नागरिकता बदल नहीं सकती लेकिन रेसिडेंशियल पोजीशन हर साल चेंज हो सकता है माय डियर, हर साल चेंज हो सकता है। ओके डी, तो चले देखें आगे इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस क्या कहते हैं, आगे इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस क्या कहते हैं। डियर, इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 6 क्या चीज, सेक्शन 6 ये कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ रेसिडेंट, जो रेसिडेंट है ना, निवासियों के प्रकार, यानी कि सेक्शन 6 आपसे कहता है माय डियर कि जो अकॉर्डिंग टू टैक्स एक्ट जो रेसिडेंट होते हैं, यानी एक एसएसी का रेजिडेंशियल पोजीशन क्या हो सकता है, यानी कि चलिए बता दें कि जो इनका रेसिडेंशियल पोजीशन होता है माय डियर वो स्पेशली दो होता है, एक तो रेसिडेंट, यानी कि ये कह सकते हैं कि ये इंडिया के निवासी, और एक इंडिया के नॉन रेसिडेंट यानी कि अनिवासी। अच्छा ये देखो इनकम टैक्स एक्ट निवासियों को दो भागों में बांटता है, यानी निवासी को दो कैटेगरी में वो बांटता है। क्या क्या है डियर, क्या क्या है, सबसे पहला आप नोट कर लेंगे कि एक तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट और एक नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और ये स्पेशली आपके नॉन रेसिडेंट हैं और ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं और ये नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये रेसिडेंट हैं यानी ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और ये रेसिडेंट हैं लेकिन कुछ वजह से ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है, यानी देयर आर सम रीजन, देयर आर सम रीजंस देन द पर्टिकुलर एसएसी कह सकते हैं या सिटीजन कह सकते हैं, आर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बिकॉज दे आर नॉट ऑर्डिनरी, ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं बल्कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। इसके कुछ रीजंस हैं, टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग इसकी स्टडी हम लोग की जाएगी कि क्यों ये नॉट, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये रेसिडेंट के दायरे में आते हैं, ये रेसिडेंट्स के दायरे में आते हैं। तो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, यानी कि ये कह सकते हैं कि इनको कहा जाए कि साधारण निवासी, इनको हिंदी में आप बोलते हैं असाधारण निवासी और इनको बोलते हैं अनिवासी। माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 6 अपने निवासियों की जो स्थिति रेजिडेंशियल पोजीशन दिखाता है, ये 3 रेजिडेंशियल पोजीशन दिखाता है। एक तो ये साधारण निवासी यानी कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दूसरा असाधारण निवासी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट,
और एक थर्ड नॉन रेसिडेंट, यानी कि वो अनिवासी होते हैं, अनिवासी होते हैं। सेक्शन 6 आपका इनकम टैक्स एक्ट का क्लासिफिकेशन करता है। और मैं बता दूं इस चैप्टर के अंदर हम लोग यही स्टडी करने वाले हैं कि एक व्यक्ति, एक एसएसी, एक इंडिविजुअल्स या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या कंपनी ऑर्गेनाइजेशन या फर्म्स और एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कोई लीगल बॉडी जो टैक्स पे इंडिया में है, यानी कि इंडिया में टैक्स पे ही हैं, वो आईटीआर फॉर्म्स फाइल करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, तो उनका जो रेजिडेंशियल पोजीशन होता है वो डिटरमाइन किया जाएगा कि कब कोई व्यक्ति, या व्यक्ति का मतलब डियर स्टूडेंट्स मैंने अपनी पिछली क्लासेस में या पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया हुआ है कि पर्सन का मतलब कि जो इंडिविजुअल हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, या जो फर्म्स हो, जो भी एसएसी हैं जो टैक्स पे ही हैं इंडिया में, वो पर्सन ट्रीट किए जाते हैं। जो पर्सन, यानी कि हम लोग इस चैप्टर के अंदर एसएसी के यानी कि पर्सन के रेजिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन किया जाएगा, नॉट अकॉर्डिंग टू अस, ये हम लोगों के अकॉर्डिंग नहीं माय डियर, ये इनकम टैक्स एक्ट के जो प्रोविजंस कहेंगे, जो कंडीशंस कहेंगे, और इस कंडीशंस को यदि आपने फॉलो किया है तो इसके अकॉर्डिंग आप यदि रेसिडेंट हैं, यदि आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनते हो तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट के दायरे में आएंगे। और मैं बता दूं डियर, जो टैक्स इंसिडेंस है, क्या चीज, जो टैक्स इंसिडेंस है, जो टैक्स इंसिडेंस यानी कर की देयता है, कि जो कर देयता यानी कि टैक्स लाइबिलिटीज है ना, ये बिल्कुल रेजिडेंशियल पोजीशन पे डिपेंड होती है, ये बिल्कुल रेजिडेंशियल पोजीशन पे डिपेंड होती है। एक एसएसी के लिए कोई इनकम टैक्सेबल है या नहीं है, उस इनकम से कितना हिस्सा टैक्सेबल होगा, हिस्से की तो बाद में बात की जाएगी। अगर कोई इनकम किसी के लिए टैक्सेबल है तो कंप्लीटली फुली टैक्सेबल होगा इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब वो रेजिडेंशियल पोजीशन के अकॉर्डिंग आएंगे तो कंप्लीट अमाउंट टैक्सेबल होगा। तो सुनिए, कोई भी इनकम किसी एसएसी के लिए ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि उनका रेजिडेंशियल पोजीशन क्या है, वो रेसिडेंस में ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, वो किस तरह के रेसिडेंट है, ये डिपेंड करता है कि ये इनकम टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड कंप्लीटली करता है इनके रेजिडेंशियल पोजीशन पर। सो माय डियर, ये चैप्टर पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कह सकते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट है कि बिना इसके आप टैक्स लायबिलिटीज को फाइंड नहीं कर सकते। आप बता दो किसी नॉन रेसिडेंट का इनकम टैक्सेबल होता है या नहीं होता है, आप जानते ही नहीं हो, तो फिर उसके इनकम को कैसे टैक्सेबल किया जाएगा भाई, ये तो बहुत सिंपल सी बात है ना। तो टैक्स इंसिडेंस सब कुछ डिपेंड करता है एसएसी के रेजिडेंशियल पोजीशंस पे, और यदि एसएसी के रेजिडेंशियल पोजीशन को आप डिटरमाइन नहीं करते हो तो समझ लो इनकम टैक्स के अंदर आपको मिसिंग और कुछ समझ में नहीं आने वाला है। चीजें आएंगी लेकिन आपका नॉलेज हाफ होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम समझते हैं कि ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है कि आप रेजिडेंशियल पोजीशन को अच्छे ढंग से समझें। यानी कि सेक्शन 6 कहता है कि एसएसी के जो रेजिडेंशियल पोजीशंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं इंडिविजुअल एसएसी के, ठीक है। इंडिविजुअल एसएसी के रेजिडेंशियल पोजीशन 3 प्रकार के होते हैं। एक जो एसएसी है, इंडिविजुअल एसएसी है, उसके रेजिडेंशियल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का रेजिडेंशियल पोजीशन, यानी कि जिनको फिजिकली जिनका फिजिकली एग्जिस्टेंस हो पर्सन्स का, उनके लिए 3 तरह की रेजिडेंशियल पोजीशन की बात की गई इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग। तो चलिए डियर, कब कोई एसएसी ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, कब कोई एसएसी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, और कब कोई एसएसी नॉन रेसिडेंट होगा, इस बात का एक्सप्लेनेशन किया जाए। नाउ डियर, किसी व्यक्ति को यानी कि किसी एसएसी को इंडिया का ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए सेक्शन 6(1) सबसेक्शन 1 का जो प्रोविजंस है ना, सेक्शन 6 के सबसेक्शन 1 का जो प्रोविजंस है उसे फॉलो करना होगा। अच्छा, सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 और जो क्लास ए है इसको फॉलो यदि कोई एसएसी कर रहा है तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाता है। अच्छा,
साथ ही साथ नॉन रेसिडेंट कब होता है ये डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले इसे समझने से पहले हम लोगों को इनकम टैक्स एक्ट के दो कंडीशंस हैं, इसको पहले समझना होगा, इसके विषय में जानना होगा। फिर उसके बाद हम लोग डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा इंडिविजुअल एसएसी या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या फर्म ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कोऑपरेटिव सोसाइटी या जो भी लीगल बॉडीज हैं इंडिया में जो टैक्स पेई हैं, इनका रेजिडेंशियल पोजीशन क्या होगा बात किया जाएगा स्टूडेंट्स। सबसे पहले जो सेक्शन आपका 6 सबसेक्शन 1 जो कहता है कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट कोई कब होगा। आपने 3 बातें लिखी माय डियर कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। तो ये तीनों कब कोई होगा ये चलिए इसके विषय में, लेकिन इसके लिए 2 कंडीशंस आपको जानना आवश्यक है। यानी इनकम टैक्स एक्ट ने एक बेसिक कंडीशंस का नाम दिया हुआ है और एक बेसिक कंडीशन के साथ साथ डियर वो एडिशनल कंडीशंस को भी आपके सामने प्रस्तुत किया इनकम टैक्स एक्ट ने। वो क्या है, जब तक कि आप कंप्लीटली उसे समझेंगे नहीं तब तक आप रेजिडेंशियल पोजीशन के विषय में बिल्कुल नहीं जान सकते। तो सबसे पहले हम बेसिक कंडीशंस को समझ लें कि बेसिक कंडीशंस क्या हैं। चलिए लिखेंगे, आप हमारे साथ लिखेंगे। बेसिक कंडीशन की जो कंडीशन ए है या पहली कंडीशन है, एसएसी lived in India at least 182 days in previous year। ओके माय डियर, यानी एसएसी ने 182 डेज से अधिक या 182 डेज एटलीस्ट 182 डेज इंडिया में स्टे किया हो, तो पहली कंडीशंस ये है। और इसकी बी कंडीशंस, इसकी जो बी कंडीशंस है वो ये है कि एसएसी लिव्ड इन इंडिया in 365 days out of 4 previous year before relevant previous year। मैं ये इसको एक्सप्लेन कर लेता हूं आपको बहुत इजीली वर्ड में। ये आपका प्रीवियस ईयर है, ये आपका प्रीवियस ईयर 2019 एंड 20 है। और यहां लिखेंगे एंड आल्सो इन प्रीवियस ईयर 60 डेज लिव्ड इन इंडिया। तो पहले इस कंडीशंस को समझ लें कि एसएससी ने 365 दिन 365 डेज आउट ऑफ 4 प्रीवियस ईयर बिफोर द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। माय डियर, ये आपका रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है 2019-20, ये आपका प्रीवियस ईयर। इसके पहले के 1 2 3 एंड 4 छोटा छोटा मैंने बना दिया, आप इसको बना कर लो। यानी इस 4 प्रीवियस ईयर में यानी कि 18-19, 17-18, 16-17 and 15-16 ड्यूरिंग दिस टाइम कुल मिला के कम से कम 365 डेज इंडिया में स्टे किया हो और 60 दिन प्रीवियस ईयर में भी स्टे किया हो। ये बेसिक कंडीशंस की फर्स्ट कंडीशंस और सेकंड कंडीशंस है माय डियर। यहां क्या था, यहां प्रीवियस ईयर में 182 डेज एंड यहां क्या था, कुल मिला के इन 4 प्रीवियस ईयर में, माय डियर प्रीवियस ईयर में नहीं, प्रीवियस ईयर से पहले के 4 इयर्स में एटलीस्ट 365 डेज इफ यू लिव्ड इन इंडिया, that it is basic conditions of according to income tax act। now dear, अब एडिशनल कंडीशंस के विषय में बात किया जाए, एडिशनल कंडीशंस के विषय में बात की जाए तो एडिशनल कंडीशंस ये एक और दो,
एडिशनल कंडीशंस। एडिशनल कंडीशंस भी इनकम टैक्स एक्ट ने इसको दो भागों में बांटा है माय डियर, टू पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है एडिशनल कंडीशंस को। तो चले देखें एडिशनल कंडीशंस जो आपके हैं वो क्या कहता है, वो क्या कहता है। इसमें भी ए है और बी है। लिखेंगे एसएसी lived in India at least 2 years out of 10 previous year before relevant previous year। यानी कि आपका ये previous year 2019-20 है माय डियर। इसके पहले के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो 10 इयर्स होंगे डियर, इस 10 प्रीवियस ईयर में यानी 18-19, 17-18, 16-17, 15-16, 14-15, 13-14, 12-13, 11-12 एंड 10-11 एंड 9-10, ये आपके 10 प्रीवियस ईयर्स हैं। और इसमें एक एक दो दो दिन चाहे आपने जैसे भी स्टे किया हो, एट लीस्ट 2 ईयर यदि आप इंडिया में हो तो आप फुलफिल कर रहे हो एडिशनल कंडीशंस की पहली कंडीशंस को। सो डियर आई होप कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और ये आप शुरू से लास्ट तक आप लेक्चर्स को देखें, अटेंड कीजिए लेक्चर्स को। और इनकम टैक्स की कंप्लीट सीरीज को मैं अपने टैक्स के अकॉर्डिंग, टैक्स की क्लास के अकॉर्डिंग देने वाला हूं। तो आप बिल्कुल आप क्लास को लीव न कीजिए, क्लास को शुरू से अंत तक देखें। कंप्लीट आपके जितने भी चैप्टर्स आपके मिलेंगे वो बहुत इजी लैंग्वेज में हम समझाते हुए आपको इनकम टैक्स की कंप्लीट सीरीज को आपके एग्जाम्स तक देंगे। तो बी टॉपिक इसमें बी कंडीशंस है एसएसी lived in India at least 730 days out of 7 previous year before the relevant previous year। माय डियर आपका रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या है, सबसे पहले आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। माय डियर मैं बार बार आपसे एक बात कर रहा हूं कि रेलेवेंट प्रीवियस ईयर आपका क्या है। तो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर आपका 2019-20 है, क्योंकि आपका ये असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21 है। आपके इनकम 2019-20 के होंगे और टैक्सेबल 2020 एंड 21 में होगा। मैंने विशेष क्लासेस में आपको समझाया हुआ है, तो माय डियर इस बात को ना भूलें। अच्छा, ये बेसिक कंडीशन की जो सेकंड कंडीशन है ये क्या कहता है, देखो ये आपका क्या है 2019-20 और इसके पहले के 7 ईयर 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इस 7 प्रीवियस ईयर में 1 2 3 4 5 6 7, इसमें एट लीस्ट 730 डेज अगर स्टे किया है इंडिया में, तो माय डियर मुझे लगता है कि ये कंडीशंस आपको बिल्कुल लर्न हो गए होंगे। यदि आपको कंडीशंस लर्न है तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, यदि आपको कंडीशंस लर्न नहीं है तो चलिए कंडीशंस के विषय में एक बार और बातचीत कर लिया जाए। बेसिक कंडीशन की पहली कंडीशंस, एसएसी लिव्ड इन इंडिया एट लीस्ट 182 डेज इन प्रीवियस ईयर, यानी एसएसी 182 दिन प्रीवियस ईयर में यदि इंडिया में रहा है, ये पहली कंडीशन है, इंडिया में स्टे किया है। एसएसी लिव्ड इन इंडिया 365 डेज आउट ऑफ 4 प्रीवियस ईयर,
before relevant previous year and also previous year and 60 days lived in India, यानी कि प्रीवियस ईयर से पहले के 4 वर्षों में कुल मिला के 365 दिन इंडिया में उसने स्टे किया और साथ ही साथ से 60 डेज इंडिया में स्टे किया। ये बेसिक कंडीशंस की 2 कंडीशंस है माय डियर। पहले कंडीशंस आप समझ ले, कंडीशंस लर्न कर लें। फिर इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल पोजीशन क्या होगा, सेक्शन 6(1) के अकॉर्डिंग, 6 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग, एंड फिर ऑर्डिनरी रेसिडेंट के अकॉर्डिंग एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के अकॉर्डिंग एंड नॉन रेसिडेंट के अकॉर्डिंग क्या कंडीशंस मांगता है इनकम टैक्स एक्ट, उसके विषय में डिटेल किया जाएगा। यानी कि एडिशनल कंडीशंस यदि आपने यहाँ पे देखा माय डियर, यदि एडिशनल कंडीशंस आपने देखा तो एडिशनल कंडीशंस क्या कहता है, स्टूडेंट्स बहुत से स्टूडेंट्स इस एडिशनल कंडीशंस में फंसते हैं, उनको याद नहीं रहता, प्रीवियस ईयर को लेके दिनों की संख्या को काउंट कर लेते हैं। तो डियर हम आपको बता दें, प्रीवियस ईयर से पहले के 10 वर्षों में कुल मिला जुला के दिनों की संख्या मिला जुला के, मतलब कि यदि 1, 2 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, इस 10 वर्षों में कुल मिला के 2 वर्ष यदि आपने इंडिया में स्टे किया है, और साथ ही साथ ये कंडीशंस भी कहता है कि प्रीवियस ईयर से पहले के 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन इंडिया में स्टे किया है, तो ये बेसिक और एडिशनल कंडीशंस है। अब हम लोग बात करने वाले हैं ये कि कब कोई ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है। तो चलें, कब कोई ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है उसके विषय में डिटेल किया जाए, कब कोई ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है। सो डियर, ऑर्डिनरी रेसिडेंट मैं यहां पे लिख देता हूं, ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब होगा, ये सेक्शन 6 एंड सब सेक्शन 1 ये क्या कहता है, क्या डिसाइड करता है माय डियर, क्या डिसाइड करता है, लिखेंगे आप हमारे साथ, नोट कीजिए। इफ एसएससी फुलफिल एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन एंड एडिशनल बोथ, एसएससी या लिखेंगे इंडिविजुअल एसएससी विल बी ऑर्डिनरी रेसिडेंट। माय डियर, आप हमारे साथ कॉपी करेंगे, यदि आपने कॉपी नहीं किया तो मुझे फिर मैं एरीज करूंगा, तो फिर आपके सामने समस्या होगी। क्या कहा मैंने आपसे, इफ एसएससी फुलफिल एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशंस, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, मैं इंडिविजुअल एसएससी की अभी बात कर रहा हूं, आप ऊपर लिख लें इंडिविजुअल एसएससी, ओके। और मैंने यूनिवर्सिटीज एग्जामिनेशन में देखा है कि बहुत ढेर सारे टाइम्स में ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सप्लेन या डिटरमाइन द रेजिडेंशियल पोजीशन ऑफ द एसएससी, यानी एसएससी के रेजिडेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन कीजिए, स्टेट कीजिए। तो स्टूडेंट्स देखो, आप सेक्शन 5 के प्रोविजंस को स्टार्ट कीजिए अकॉर्डिंग टू टैक्स एक्ट, और 5, 6 एंड 6(1) एंड 6(6)(a) जो आपका प्रोविजंस है ये कंप्लीट आप इसे लिखें और एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स पाएं। यदि सभी एसएससी का पूछा है तो सभी एसएससी को उसको मेंशन कीजिए, यदि इंडिविजुअल का पूछा है तो ऐसे जैसे मैंने एडिशनल और बेसिक कंडीशंस को पहले एक्सप्लेन किया है फिर आप उसे समझाएं। एग्जामिनेशन में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, साथ ही साथ आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी होगी। तो छोड़िए, आपने बात किया कि कब कोई ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है, तो यदि एसएससी ने सबसे पहले कि एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशंस, बेसिक कंडीशंस में से किसी एक को यदि आपने फुलफिल किया है, क्या किया है, बेसिक कंडीशंस की किसी एक को आपने फुलफिल किया है माय डियर, और एडिशनल बोथ यानी कि ये इंडिया का ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए कम से कम प्रीवियस ईयर में 182 डेज या प्रीवियस ईयर से पहले के 4 इयर्स में कम से कम 365 दिन और साथ ही साथ इंडिया में 60 दिन प्रीवियस ईयर में बिताना होगा, रहना होगा।
ओके, और साथ ही साथ ये जो दोनों एडिशनल कंडीशंस हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर से पहले के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष और प्रीवियस ईयर से पहले के 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन इंडिया में स्टे करना होगा, एक निवासी की तरह, एक व्यक्ति की भांति आप यहाँ पे स्टे करते हैं तो आप इंडिया के ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनते हैं। लेकिन डियर एक नोट यहाँ पे लिख लें, एक नोट यहाँ पे लिख लें। नोट क्या लिखना है माय डियर, ये मैं बता दूं। पहला नोट ये लिखें, आप अपनी कॉपी में लिखें, मेरे पास जगह कम है, फिलहाल मैं लिखूंगा ही कि यदि इफ एसएससी goes out from India for employment, अगर एसएससी इंडिया से एम्प्लॉयमेंट के उद्देश्य से बाहर जाता है, ये देखो लिखते लिखते मैं यहां आ गया, कंडीशंस को एविज नहीं कर रहा हूं इसलिए कि मुझे बताना है, तो इसलिए आप कॉपी करिए साथ में, क्योंकि यहां से मैंने लिखा है इसको कि इफ एसएससी goes out from India for employment, now in this case it is must to ordinary resident fulfill the first basic conditions, यानी कि आपको 182 दिन इंडिया में रहना होगा माय डियर, आपको 182 दिन इंडिया में रहना होगा अगर इंडिया के बाहर आप एम्प्लॉयमेंट के उद्देश्य से जाते हैं, वो पर्सनल एम्प्लॉयमेंट हो या पर्सनल प्रोफेशन हो। जैसे अमिताभ बच्चन फिल्म की शूटिंग के लिए बहुत दिनों तक विदेश में रहते हैं, तो उनको इंडिया का ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनने के लिए बेसिक कंडीशंस की पहली कंडीशंस यानी कि इंडिया में एटलीस्ट 182 डेज फॉलो करना होगा, तब ये रूल्स इसमें ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब बेसिक कंडीशंस की पहली कंडीशंस को फॉलो करना होगा। ये नोट नंबर 1 आप लिख लें माय डियर, ये नोट नंबर 1 लिख लें। चले नोट नंबर 2 क्या है उसको लिखें। एंड नाउ डियर, ये नोट नंबर 2 क्या कहता है कि यदि आप इंडिया मूल के व्यक्ति हैं, व्हाट इज इट, यदि आप इंडिया मूल के व्यक्ति हैं और इंडिया से बाहर रह रहे हैं, इफ इंडियन सिटीजन लिव्ड आउटसाइड इंडिया, बहुत दिनों से आप इंडिया से बाहर रह रहे हैं और इंडिया में विजिट के लिए आप आते हैं, विजिट के लिए आप आते हैं, तो आपको बेसिक कंडीशन की पहली कंडीशन को फुलफिलमेंट करना होगा यहां का ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए। नाउ डियर, इफ इंडियन सिटीजन, इफ इंडियन सिटीजन lives outside India and came into, इसको मैं मिटा देता हूं, एडिशनल मैं यहां लिख देता हूं, एडिशनल कंडीशंस, came into India for visit, वो भ्रमण के लिए आते हैं इंडिया में, तो माय डियर उनको ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए बेसिक कंडीशंस की पहली कंडीशंस को फुलफिलमेंट करना होगा। इसमें एक केस और बनता है माय डियर, एम्प्लॉयमेंट के लिए या समुद्री जहाज के क्रू के साथ वो बाहर है इंडिया से, तो इनको बेसिक कंडीशन की पहली कंडीशंस को फुलफिलमेंट करना होगा माय डियर। ये आप हमेशा याद रखें, यदि ये टर्म्स आप भूल गए तो रेजिडेंशियल पोजीशन को कभी भी डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आप रेजिडेंशियल पोजीशन को बिल्कुल नहीं भूलेंगे और अच्छे से अपना नोट्स बनाएंगे, साथ में प्रिपरेशन करेंगे। सो डियर, ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट होने के लिए क्या होना चाहिए भाई, सबसे पहले तो बेसिक कंडीशन की किसी एक को, एडिशनल को, दोनों को फुलफिलमेंट करना चाहिए। लेकिन अगर आप इंडिया के बाहर एम्प्लॉयमेंट या समुद्री बेड़े के साथ, क्रू के साथ आप हैं, तो आपको बेसिक कंडीशंस की पहली कंडीशंस फुलफिल करनी होगी। साथ में जो यदि आप इंडिया मूल के व्यक्ति हैं, इंडिया से बाहर रहते हो और इंडिया में विजिट या भ्रमण के लिए आते हो, तो आपको ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए कम से कम 182 दिन बेसिक कंडीशन की पहली कंडीशन को फुलफिलमेंट करना होगा, तब जाके आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकते हैं माय डियर, तब जाके आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकते हैं। ओके, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का कंडीशंस क्या कहता है, चलो इसको देखते हैं। सो डियर, सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 और क्लास ए डिटरमाइन करता है नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के विषय में। हम लोग इस बॉक्स के अंदर
नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब कोई होता है ये किया जाएगा। और ये सब आपकी पहले से कंडीशंस लिखी हुई हैं, आप बिल्कुल चिंता न कीजिए, इसको मैंने मिटाया नहीं, इसको मैंने रिवीज नहीं किया हुआ है। देखिए कब कोई एसएससी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाता है, मैंने इंडिविजुअल एसएससी की बात कर रहा हूं, मैंने पहले ही हेडिंग डाल दिया है। नाउ डियर, if SSC fulfill any one of the basic condition but could not fulfill both additional condition, SSC will be not ordinary resident। मैंने क्या कहा भाई, बहुत सिंपल वे में इस बॉक्स के अंदर मैंने लिखा हुआ है माय डियर कि अगर एसएससी ने बेसिक कंडीशंस की किसी एक कंडीशंस को फुलफिल किया है लेकिन एडिशनल दोनों नहीं किया। देखो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए एडिशनल दोनों कंडीशंस आपको फुलफिलमेंट करना है, ये कान खोल के आप सुन लो। तो यदि दोनों कंडीशंस को फुलफिलमेंट नहीं किया, बेसिक की किसी एक को किया, तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है। लेकिन माय डियर, अगर वो एम्प्लॉयमेंट उद्देश्य से बाहर गए हैं या वो समुद्री यानी कि शिपिंग क्रू के साथ हैं या वो इंडिया के मूल के व्यक्ति हैं, बहुत दिनों से इंडिया से बाहर रहते, मतलब इंडिया में नहीं रहते हैं और वो इंडिया घूमने भ्रमण की वजह से उद्देश्य की वजह से आते हैं, भ्रमण के उद्देश्य से इंडिया आते हैं, तो उनको बेसिक कंडीशंस की पहली कंडीशंस को फुलफिलमेंट करना होगा ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए। लेकिन नॉर्मली यदि आपने बेसिक कंडीशन की किसी एक कंडीशन को फुलफिल नहीं किया और एडिशनल की दोनों नहीं किया, बेसिक कंडीशन की किसी एक को फुलफिल किया लेकिन एडिशनल की दोनों नहीं किया, तो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाते हो। कोई भी इंडिविजुअल एसएससी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाता है। निवासी तो है भाई, लेकिन वो असाधारण है, साधारण निवासी नहीं है, तो वो असाधारण निवासी की श्रेणी में आता है। छोड़िए, ये टॉपिक आपका नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को एक डिस्क्लोज करता है। चलिए, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल कब होता है उसके विषय में देखा जाए। नाउ डियर, हम लोग अभी स्टडी किया जाएगा, अब ये देखा जाएगा कि एक इंडिविजुअल एसएससी कब नॉट रेसिडेंट हो जाता है, नहीं कब वो अनिवासी हो जाता है। तो चलिए एक बॉक्स फिर यहाँ पे ड्रा करते हैं और लिखेंगे यहाँ नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट लिखेंगे डियर। वैसे भी मैं समझा दूं आपको, फिर लिखते हैं कि यदि कोई किसी इंडिविजुअल एसएससी ने, यदि किसी इंडिविजुअल एसएससी ने बेसिक कंडीशन से किसी एक भी कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, तो वह निवासी हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। भले उसने एडिशनल दोनों को फुलफिल किया हो तो उसे कोई लेना देना नहीं, बस वो अगर वो बेसिक कंडीशंस की किसी भी कंडीशंस को फुलफिलमेंट नहीं करता है, तो लिखेंगे इफ एसएससी could not satisfy any one of the basic condition, he /C या SSC will be non resident। बहुत क्लियर है माय डियर, बहुत क्लियर है। तो इंडिविजुअल एसएससी के रेजिडेंशियल पोजीशन को आपने समझा। इसके कुछ चुने छोटे मोटे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे, उसकी अगली क्लास में हम लोग देखा जाएगा। चलें देखते हैं आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कब ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है, कब नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है और कब नॉन रेसिडेंट होता है। चलो देखते हैं भाई, चलो देखते हैं माय डियर। यहाँ लिखेंगे आप, यहाँ लिखेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी कि रेजिडेंशियल पोजीशन ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। बहुत कुछ नहीं है माय डियर। पहला लिखेंगे आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट यानी कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट। बहुत सिंपल है, मैं बता दूं।
कि यदि एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, भाई कोई मुखिया होता है ना हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए उस मुखिया को यानी उस कर्ता को एक इंडिविजुअल की भांति, जैसे पहले केसेस में आपने किया, इंडिविजुअल की भांति दोनों एडिशनल कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। यानी लिखेंगे इफ कर्ता ऑफ द फैमिली सेटिस्फाई बोथ additional condition like individual, the family will be ordinary resident। यानी कि माय डियर स्टूडेंट्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का रेजिडेंशियल पोजीशन उसके मुखिया यानी उसके कर्ता पर डिपेंड करता है। उसने यदि एक व्यक्ति की भांति सभी एक्टिविटीज के, जैसे कि एक इंडिविजुअल्स का आपने देखा, उसी की भांति इनका जो रेजिडेंशियल पोजीशन है डिटरमाइन किया जाता है। तो उसने क्या किया, बेसिक कंडीशंस को फुलफिलमेंट किया ही किया, एडिशनल दोनों कंडीशंस को यदि उसने सेटिस्फाई किया एज ए इंडिविजुअल, तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है। और साथ ही साथ अब नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब होता है माय डियर, मैं यहीं पे डिस्क्लोज कर लेता हूं बॉक्स के अंदर। नॉट, आप सेकंड लिख लो, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, यानी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 माय डियर, आप नोट कर लें सेक्शन 6 एंड सबसेक्शन 2 कि कब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है ये जो कब सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 एंड क्लास बी के अकॉर्डिंग क्या इनका रेजिडेंशियल पोजीशन कहता है, इफ कर्ता नॉट फुलफिल बोथ एडिशनल कंडीशंस, यानी कर्ता ने इन दोनों एडिशनल कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया, कर्ता ने इन दोनों एडिशनल कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया, तो फैमिली क्या मानी जाएगी, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मानी जाएगी डियर, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मानी जाएगी। आई होप कि ये चीजें आपको बिल्कुल लर्न होंगी, आई होप कि ये बिल्कुल लर्न होंगी आपको। ठीक है, आपने क्या किया, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को डिस्क्लोज किया, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को, यानी कि नॉन रेसिडेंट कब होगा, नॉन रेसिडेंट कब होगा, तो नोट करें, यदि मैनेजमेंट एंड कंट्रोल आउटसाइड इंडिया होगा, फैमिली बिजनेस जो होगा, तो यानी कि इनका कंप्लीट मैनेजमेंट एंड कंट्रोल आउटसाइड इंडिया होगा। थर्ड लिखे, इफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। और फैमिली के कर्ता ने किसी भी बेसिक कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं किया, तो फिर क्या होगा, फैमिली नॉट रेसिडेंट हो जाएगी। सेक्शन आपका वही है 6 सबसेक्शन बी। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के रेजिडेंशियल पोजीशन को आपने मुकम्मल किया। और चलिए देखते हैं कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, फर्म ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के विषय में क्या कहता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो माय डियर मैं इसको एविज कहूंगा क्योंकि अब हमें उसकी नीड नहीं है, सो डियर आप लिखेंगे रेजिडेंशियल पोजीशन या रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। रेजिडेंशियल पोजीशन ऑफ फर्म एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। माय डियर देखिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड इंडिविजुअल रेसिडेंट के लिए सारी एसएससी के लिए हमने ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी एंड नॉन रेसिडेंट के क्राइटेरिया को इनकम टैक्स एक्ट ने डिवाइड किया हुआ था, लेकिन फर्म के लिए और एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए केवल 2 क्राइटेरिया इनका है,
पहला और दूसरा, यानी कि या तो ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट होंगे सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 6 एंड सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग, या तो ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट होंगे, यानी कि बिजनेस का मैनेजमेंट एंड कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, होली है या पार्टली है, यानी कंप्लीट तौर पर या तो इनका फुल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया से होता हो या पार्टली होता हो, तो ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहे जाते हैं। लेकिन नॉन रेसिडेंट के लिए माय डियर, नॉन रेसिडेंट के लिए इनका बहुत सिंपल सी बात है कि नॉन रेसिडेंट यानी कि ये दो होते हैं, या तो ऑर्डिनरी होंगे या तो नॉन रेसिडेंट होंगे, यानी कि इनका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल आउटसाइड इंडिया है, तो ये नॉन रेसिडेंट हो जाएंगे फर्म एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो सर आपके एग्जामिनेशन में है क्या, रखा क्या है इसके अंदर, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, अक्सर आप कंफ्यूज होते हो और प्रॉब्लम्स एग्जामिनेशन में क्रिएट्स कर लेते हो, तो आप बिल्कुल आपका कोई भी, और मैं बता दूं कि तो डियर मैं बहुत सिंपली आपसे कहता हूं कि जब आप रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कर रहे हो तो हमारी क्लासेस को बिल्कुल इंपॉर्टेंट समझ के फर्स्ट पॉइंट से यानी पहले मिनट से आप लास्ट मिनट तक आप लेक्चर्स को अटेंड कीजिए, क्लासेस को अटेंड कीजिए, बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलें हम कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के विषय में देखें। कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के विषय में रेसिडेंशियल पोजीशन जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का होता है उसका भी दो टर्म्स होता है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का, चलें बता दें। या तो कंपनी, आप यहां पे नोट कर लें, कंपनी रेसिडेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी डिटरमाइन कर लो, रेसिडेंशियल पोजीशन कंपनी का जो रेजिडेंशियल पोजीशन होता है ये भी दो ही प्रकार का होता है माय डियर, ये भी दो ही प्रकार का होता है। सेक्शन 3 सबसेक्शन 3, सेक्शन 3 सबसेक्शन 3, ये याद रखना माय डियर। सेक्शन, आप सेक्शन लिखना ना भूलें आप क्लास के अंदर अपने कॉपी के अंदर। तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए क्या चाहिए भाई, सबसे पहले कि कंपनी मस्ट बी इंडियन कंपनी। हाउ ए कंपनी मस्ट बी इंडियन कंपनी, एक कंपनी इंडियन कंपनी कब होगी, अगर उसका रजिस्ट्रेशन, अगर उसका निगमन भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 या प्रीवियस कंपनीज एक्ट या किसी अदर कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि इंडिया में प्रचलित किसी भी कंपनी अधिनियम के अकॉर्डिंग यदि किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन इंडिया में होता है एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है माय डियर, तो ऐसी कंपनी ऑर्डिनरी रेसिडेंट होती है, ऐसी कंपनी ऑर्डिनरी रेसिडेंट होती है। आप अपने एग्जाम्स के अंदर कॉपी के अंदर आप ऐसे आप नोट्स बना के लिखें माय डियर, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपके समझ में। और यदि कोई कंपनी इन दोनों शर्तों को सेटिस्फाई नहीं करती, दोनों में से किसी शर्त को सेटिस्फाई नहीं करती, दोनों शर्त को सेटिस्फाई नहीं करती, किसी नहीं, दोनों शर्त को सेटिस्फाई नहीं करती, इफ नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ ऑर्डिनरी रेसिडेंट, यानी कि उसने ऑर्डिनरी रेसिडेंट के किसी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया है तो वो नॉन रेसिडेंट हो जाती है, नॉन रेसिडेंट हो जाती है। यानी कि इसमें दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होगा माय डियर, तब
वो रेसिडेंट होगा और उसमें से दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं किया तो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। माय डियर, यहाँ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है, कंट्रोल है, वो इंडिया से होना चाहिए और जनता का जो सार्वजनिक होता है कंपनी के अंदर वो इंडियंस होना चाहिए और साथ ही साथ उसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इंडिया से होनी चाहिए। तो ये कंपनी का जो रेजिडेंशियल पोजीशन है इसके अंदर आपने इसको स्टडी किया। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में और इसके छोटे छोटे न्यूमेरिकल प्रैक्टिसेस के साथ, कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिसेस के साथ, और फिर इस चैप्टर्स को आगे किया जाएगा। ओके, थैंक यू।